नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय आपका फिर से स्वागत करता हूं ईगल क्रेस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वेब सीरीज में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई सारी बातें। ये स्पेशली ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बनाई गई है, जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, वो इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। ठीक, देखिए, इन्वेस्टर्स अपने पैसों को इकट्ठा करते हैं एक पूल में। ठीक, जो इन्वेस्टर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड से, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कोई 1000, कोई 10,000, कोई 1 CR, तो जितने भी वर्ल्ड से जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक फंड में अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं और उसको पूल करते हैं। अब ये जो इकट्ठे हुए पैसे हैं वो एक क्वालिफाइड मैनेजर को दे दिया जाता है, जिसको हम फंड मैनेजर बोलते हैं। ये मैनेजर क्वालिफाइड होते हैं, इनकी प्रॉपर एक अपनी टीम होती है। वो टीम अपनी प्रॉपर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके डिसाइड करते हैं कि कौन सा शेयर्स फ्यूचर में बढ़ने वाला है, किस शेयर्स में निवेश करने पे आने वाले समय में प्रॉफिट अच्छा आएगा। उन शेयर्स की लिस्ट बनाते हैं और लगभग उन लिस्ट में से जो भी 40 से 50 या 100 स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाते हैं और उस शेयर्स में इस पैसे को डाल देते हैं, इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी एक अपनी प्रॉपर रिसर्च होती है और उस रिसर्च बेस्ड पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे रिस्क कम होता है और नंबर ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा होती है, 40 से 90 होती हैं, तो एक रिस्क भी जो होता है वो डाइवर्सिफाइड होता है, अलग अलग बटा होता है। तो क्योंकि इनके ऊपर रिसर्च होता है और अगर ये रिटर्न देते हैं तो ये शेयर्स बढ़ते हैं, और ये जब बढ़ेंगे तो जब क्लाइंट अपने कस्टमर या इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने पैसे को रिडीम कर देंगे तो ये फिर उनको वापस मिल जाता है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। म्यूचुअल फंड के काम करने का यही एक सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। देखिए, अभी रिसेंटली एसबीआई के फंड मैनेजर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि एसबीआई के पास 62 लोगों की एक टीम है जो कि रिसर्च करती है। जो फंड मैनेजर की एक टीम है वो 62 बंदों की है, और इन 62 बंदों में अप्रोक्सीमेट 30 ये एनालिस्ट हैं। मींस अलग अलग सेक्टर के एनालिस्ट हैं। कोई बैंकिंग सेक्टर का एनालिस्ट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का है एनालिस्ट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई फार्मा सेक्टर का है। तो अलग अलग सेक्टर के ये एनालिस्ट हैं। ये एनालिस्ट जो है अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट रेडी करते हैं। तो मार्केट में लगभग 6000 स्टॉक्स हैं। इन 6000 स्टॉक्स में से वो अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें से ये फिल्टर करते हैं 300 स्टॉक्स को, कि कौन कौन से 300 स्टॉक्स हैं जो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये एक 300 स्टॉक की एक लिस्ट बना देते हैं और इनको ये एक एक्टिव स्टॉक के लिस्ट में रख देते हैं। ये एक्टिव स्टॉक के लिस्ट में इसको रख देते हैं। अब जो एक फंड मैनेजर होता है, क्योंकि अलग अलग फंड के फंड मैनेजर होते हैं, तो जो फंड मैनेजर होते हैं वो इन 300 जो एक्टिव स्टॉक हैं, जो ऑलरेडी 30 एनालिस्ट के थ्रू जो कि फिल्टर किए गए हैं, उनमें से ये क्रीम क्रीम 50 से 90 स्टॉक चूज करते हैं और उन 90 स्टॉक को चूज करके ये जो पूल किया हुआ फंड है, इस फंड को ये इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहां पे जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड मैनेजर, वो एक अपनी प्रॉपर रिसर्च के थ्रू करते हैं। एक उनकी पूरी टीम लगी होती है और वो टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं कि किस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहिए या किस पोर्टफोलियो स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, किससे स्विच करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। ये सारा का सारा फंड मैनेजर करते हैं और फंड मैनेजर इसके अगेंस्ट एक छोटा सा नॉमिनल चार्जेस लेते हैं।
जो उनके एएमसी चार्जेस होते हैं। ठीक, अब मैं एक आपको सिंपल सा तरीका बता दूं, ये फंड मैनेजर होते कौन है। ठीक, जो एएमसी होती है, एएमसी का फुल फॉर्म है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे अगर आपने सुना होगा एसबीआई का म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड, तो ये एसबीआई, एचडीएफसी, इनको हम एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये इन कंपनी के एक तरह से आप समझिए एम्प्लॉय होते हैं। ठीक, जो कि उस कंपनी में जो भी फंड्स होता है उस फंड्स को ये मैनेज करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड काम करने का तरीका है। इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आज के डेट में जो एसबीआई का ब्लू चिप फंड है, उसमें कैसे वो शेयर्स को सेलेक्ट करते हैं। तो वो एक अगला स्लाइड है, मैंने बनाया है, ये आप ध्यान दीजिए। देखिए, जो एसबीआई के फंड मैनेजर हैं, एसबीआई के फंड मैनेजर ने अपना ड्यू डिलिजेंस किया, रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने बहुत सारे स्टॉक, लगभग 70-80 स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाई। यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे केवल स्टार्टिंग के 20 स्टॉक हैं जिनको मेजर मेजर मैंने दिखाया है। इसके बाद भी लगभग इतने ही स्टॉक्स और हैं। अब देखिए, जैसे जो एसबीआई ब्लू चिप का फंड है, उसमें कौन कौन से स्टॉक उन्होंने किस किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, आईसीआईसीआई है, इन्फोसिस है, और कितना परसेंटेज डाला हुआ है ये परसेंटेज आप देख लीजिए। मतलब एचडीएफसी बैंक में उस फंड का 8.26% इन्वेस्टमेंट है, आईसीआईसीआई का 7.6 है, इन्फोसिस का 5.96% है। तो इस तरह से वो एक लिस्ट बनाए हुए हैं और उनमें एक परसेंटेज एलोकेट कर देते हैं कि इतना परसेंट इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाएगा, और टोटल जो होल्ड इनकी परसेंटेज का जो सम होगा वो आपका 100% होगा, वो आपका 100% होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप एसबीआई ब्लू चिप में 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके उस 100 में से एचडीएफसी बैंक में 8.26 रुपीज इन्वेस्ट होगा, आईसीआईसीआई बैंक में 7.61, इन्फोसिस में 5.96। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा 100 रुपीज भी 70-80 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। तो इससे आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो डाइवर्सिफाइड होने से क्या है, हमारा रिस्क कम हो जाएगा और रिटर्न आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से फंड मैनेजर जो है वो अपने फंड को सेलेक्ट करते हैं और टाइम टू टाइम इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं कि अगर किसी, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आईटीसी में नेगेटिव न्यूज है या आईटीसी का आउटलुक उनको अच्छा नहीं दिखता है, तो वो आईटीसी से एग्जिट कर देंगे और इसके जगह कोई दूसरा स्टॉक जो होगा, जो भी उनके रिसर्च में आएगा कि हाँ जो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको ये एंटर कर देंगे। तो इस तरह से जो भी शेयर्स का सिलेक्शन होता है वो फंड मैनेजर करता है, जो कि बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास प्रॉपर एक अपनी टीम होती है, उनका एक अपना रिसर्च बेस्ड होता है जिसके बेसिस पे वो स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो अब हम ये आगे देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स हैं, तो देखिए जनरली अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी बेसिस पे जो म्यूचुअल फंड है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। देखिए ओपन एंडेड क्या है, ओपन एंडेड में आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। मींस इसमें आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हाँ, ये अलग है कि कुछ ओपन एंडेड स्कीम है जिनमें अगर आप कुछ टाइम के पहले अगर आप एग्जिट करते हैं तो उसके कुछ एग्जिट लोड देने पड़ते हैं। और एक ईएलएसएस स्कीम होता है जिसमें 3 इयर्स का लॉक इन होता है, क्योंकि वो टैक्स पर्पज से, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्कीम बनाया जाता है, इसलिए उसमें 3 इयर्स का लॉक इन है। इसके अलावा कोई भी ओपन एंडेड फंड होगा जो, उसमें एंट्री एंड एग्जिट का कोई भी कंडीशन नहीं है। हाँ, इस फंड जो भी ओपन एंडेड फंड होता है, इसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। मींस अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, और अगर इन्वेस्टर्स उस पैसे को रिडीम कर रहे हैं, मींस निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स वो घटते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्लोज एंडेड की। देखिए क्लोज एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड में जो हम एंट्री करते हैं वो एनएफओ के थ्रू करते हैं। ठीक, ये न्यू फंड ऑफर होता है। जैसे आप आईपीओ आपने सुना है कि जब कोई नया शेयर आता है तो आईपीओ लेके आता है, उसी तरह से जब कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तो वो एनएफओ लेके आता है। ओपन एंडेड भी एनएफओ ले आता है, ये भी एनएफओ ले आता है। लेकिन इसमें क्या है, एनएफओ लाता है, हम बात
एनएफओ में भी एंट्री कर सकते हैं और बाद में भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन क्लोज एंडेड में आप केवल एनएफओ में एंट्री कर सकते हैं, बाद में आपको यूनिट अलॉट नहीं होंगे, ठीक। और इनकी अपनी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है, मींस इस फंड की एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है कि लेट से, अगर एक कोई एग्जांपल लेता हूं कि अगर मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 को अगर किसी फंड की मैच्योरिटी डेट है, तो 1 अप्रैल को ऑटोमेटिक ये फंड जो भी वैल्यूएशन होगी वो रिडीम होकर के आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जबकि ओपन एंडेड में ऐसा नहीं है। ओपन एंडेड में जब तक आप विड्रॉल नहीं करते हैं, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, जब तक आप खुद विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं डालते हैं तब तक वो रिडीम नहीं होगा, वो उस फंड में इन्वेस्टेड ही रहेगा। तो ये ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड का डिफरेंस है। इसके अलावा हम किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे भी, एसेट एलोकेशन के बेसिस पे भी हम म्यूचुअल फंड को बहुत सारे कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक। तो उसको सबसे पहले देखें। देखिए, एक इक्विटी फंड जो फर्स्ट आता है वो इक्विटी फंड है। इक्विटी नाम से ही जैसे कि लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर्स में होगी, ज्यादातर जो मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट होंगी वो स्टॉक मार्केट में होंगी, ठीक। इन इक्विटी फंड में को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है, ठीक। फर्दर कैटेगराइज कैसे किया गया है, कैटेगराइज कैसे किया गया है? लार्ज कैप फंड, ठीक। अगर ये जो फंड्स होते हैं इसमें 70 to 80% जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लार्ज कैप वाली कंपनियों में होती है। लार्ज कैप कंपनीज का मींस क्या हुआ कि ऐसी कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, जैसे एसबीआई है, रिलायंस है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, वो ऐसी कंपनियों में इनकी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक। ये जो कंपनीज होती हैं ये स्टेबल कंपनीज होती हैं और इसमें थोड़ा सा रिस्क अगर हम बात करें तो लो होता है। इक्विटी की बात कर रहा हूं, हम डेट की बात नहीं कर रहा हूं। इक्विटी में ये जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ईएलएसएस फंड है, इनका अगर हम आपस में कंपैरिजन करें तो उसके हिसाब से लार्ज कैप का जो रिस्क होता है वो लो होता है और रिटर्न भी आप बोल सकते हैं अगर इनकी कंपैरिजन करेंगे तो जो यहाँ पे जितने भी आपको फंड्स दिख रहे हैं इनके कंपैरिजन में लो होता है जनरली, ठीक, क्योंकि ये स्टेबल कंपनीज होती है। अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप फंड क्या होता है, तो सिमिलरली वैसे ही है जैसे कि अगर आप इस टाइप के फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं वो मीडियम मार्केट कैप वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे पेट्रोनेट हो गया, पीएनबी हो गया, तो ऐसे स्टॉक जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मीडियम साइज का होता है उनको हम मिड कैप फंड बोलते हैं। और इनका जो रिस्क देखें तो इनका रिस्क भी क्या होगा, मीडियम होगा, मीडियम होगा और रिटर्न भी इनका जो होगा वो मीडियम होगा, ठीक। हम स्मॉल कैप की बात करें, देखिए स्मॉल कैप जो होते हैं वो ऐसे फंड होते हैं जो स्मॉल कैपिटल वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन कंपनियों में रिस्क भी हाई होता है और इनका रिटर्न भी हाई होता है। ऐसे अगर आप उठा के देखेंगे प्रीवियस हिस्ट्री, तो अगर 5 इयर्स का सीएजीआर, अगर एनुअलाइज्ड रिटर्न अगर आप स्मॉल कैप फंड का जनरली अगर आप देखें तो लगभग 35% होगा। तो जो स्मॉल कैप फंड है उनमें अगर वो टूटते ही है, मार्केट डाउन आती है तो वो बहुत तेजी से डाउन भी आते हैं और अगर बढ़ती है तो बहुत तेजी से बढ़ते भी हैं। तो स्मॉल कैप फंड जो होते हैं उनका रिस्क और रिटर्न दोनों हाई होता है। अब देखिए मल्टी कैप फंड, मल्टी कैप फंड क्या होते हैं, नाम से है ये ऐसा फंड होता है जो कि ये मिक्सचर होता है किसका, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। मींस एक ऐसा ग्रुप बना दिया जाता है कि आपका लार्ज जो है, एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको कि 40% लार्ज होंगे, 30% मीडियम होंगे एंड 30% स्मॉल कैप होंगे, ठीक। तो अगर एक ऐसा पोर्टफोलियो बना दिया जाए जिसमें लार्ज की भी कुछ वेटेज हो, मीडियम कंपनीज के भी कुछ वेटेज हो, स्मॉल कंपनीज के भी वेटेज हो, तो ऐसे फंड को हम मल्टी कैप फंड कहते हैं। और अभी अगर आप देखें तो रिसेंटली 28 फेब को एसबीआई का एक मल्टी कैप फंड था, उसका एनएफओ आया था और लास्ट डेट था।
ये 28 फरवरी को ही लास्ट डेट था। अब आता है लास्ट एक ईएलएसएस फंड। ठीक है, ईएलएसएस फंड क्या है? देखिए, ईएलएसएस फंड को हम टैक्स सेविंग फंड की भी बोलते हैं, क्योंकि इस फंड में 3 इयर्स का लॉक इन होता है। मींस आपके परचेज डेट से आप 3 साल तक इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते अगर आपने इस स्कीम में डाला हुआ है तो। ठीक, और ये सारा का सारा ये भी इक्विटी फंड है। ये सारा का सारा इक्विटी फंड है, जितना भी मैंने बताया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप एंड ईएलएसएस फंड। ठीक, और इसमें 80C में आप जो भी आपका इन्वेस्टमेंट ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर में आप 80C में 1.25 लाख तक का टैक्स रिबेट गवर्नमेंट से ले सकते हैं। ये आपको बेनिफिट मिलेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो है वो 3 इयर्स का लॉक इन होता है कि तो जब भी आपको ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने ट्रांजेक्शन डेट से 3 इयर्स तक आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये इक्विटी फंड्स के बारे में बात हो गई। अब आता है डेट फंड। डेट फंड क्या होता है? देखिए, डेट फंड जो होते हैं ये सिक्योर्ड फंड होते हैं। ऑलमोस्ट इनका जो रिस्क होता है वो इक्विटी फंड के कंपैरिजन में लो होता है। ठीक, लो होता है तो इनका रिटर्न भी लो होता है। तो जनरली जो डेट फंड्स होते हैं, डेट फंड्स के जो रिटर्न, अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो एफडी, जो आपका एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे लगभग 1% से 2% तक हायर मिल सकते हैं। बस इसमें एक बेनिफिट ये है, इसमें कुछ आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। तो जो जिनके टैक्स स्लैब हायर है, जिनके टैक्स स्लैब 20% है और 30% है, तो उस टैक्स ब्रैकेट में आने वाले लोगों के लिए जो डेट फंड है वो एफडी से ज्यादा रिटर्न देंगे पोस्ट टैक्स। ठीक, तो डेट फंड होते क्या है? डेट फंड में सबसे पहले इनके टाइप्स भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। लिक्विड फंड है। इन लिक्विड फंड को कभी कभी हम ना एटीएम फंड भी बोलते हैं। मींस आजकल ये लिक्विड फंड बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। डेट फंड जो है आपका 1 दिन से लेकर के, और आप लॉन्ग रन के लिए चाहे जितना 5 साल 10 साल, चाहे जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिक्विड फंड में क्या होता है कि अगर जैसे कोई फंड है, वो फंड आप 15 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 15 डेज के लिए या 90 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। ठीक, उनको एफडी के इक्विवेलेंट लगभग या एफडी या उससे थोड़ा सा हायर आप मान के चले, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिल सकता है। ठीक, गिल्ट फंड क्या होता है? गिल्ट फंड वो फंड होते हैं जो जिसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट मोस्टली होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल है, इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे फंड को हम गिल्ट फंड बोलते हैं। लो ड्यूरेशन फंड, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई पास 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो वो लो ड्यूरेशन फंड ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, अल्ट्रा अगर 90 डेज से कम पीरियड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में कर सकते हैं। नेक्स्ट, बॉन्ड फंड। बॉन्ड फंड वो होते हैं जो कंपनियों के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जनरली इनके लिए जो टाइम हॉरिजन रखा जाता है वो 2 इयर्स टू 5 इयर्स तक के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो आप बॉन्ड फंड को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिटर्न भी अच्छा मिल जाएगा एफडी के कंपैरिजन में, एफडी के कंपैरिजन में, और साथ के साथ यहाँ पे आपको रिटर्न भी मिल जाएगा एफडी के कंपैरिजन, और साथ के साथ आपको जो टैक्सेशन बेनिफिट है वो भी मिल जाएगा। तो अगर पोस्ट टैक्स रिटर्न देखते हैं और अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो बॉन्ड फंड में आपको एफडी के पोस्ट टैक्स रिटर्न के कंपैरिजन में लगभग डबल रिटर्न मिलेगा, अप्रोक्सीमेट डबल रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये आपका डेट फंड है। तो जो लोग हाई टैक्स स्लैब में हैं और जो चूज करते हैं हमको एफडी करना है, तो वो अपने ड्यूरेशन के हिसाब से डेट फंड को चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड फंड। तीसरा जो फंड है वो हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड क्या है? जिसे नाम से ही लग रहा है, ये इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है। मींस एक ऐसा फंड बना दिया गया जिसमें इक्विटी और डेट को मिक्स कर दिया गया। तो इक्विटी और डेट को मिक्स कर दिया तो उससे क्या हो गया कि इसका जो रिस्क है, जो अगर हम रिस्क की बात करें, अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो जो इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड का जो रिस्क होता है वो हाइब्रिड फंड से ज्यादा होता है, और हाइब्रिड फंड का जो रिस्क होता है वो डेट फंड से ज्यादा होता है। दैट मींस सबसे कम रिस्क जो होगा वो डेट फंड का होगा, उसके बाद हाइब्रिड फंड का होगा,
और सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है वो इक्विटी फंड का होता है। ठीक, और अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी सेम इसी प्रोपोर्शनेट में हो जाएगा कि जो इक्विटी है, क्योंकि इसका रिस्क हायर है, तो अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो इक्विटी का भी रिटर्न हायर होगा, उसके बाद हाइब्रिड का होगा, और सबसे कम रिटर्न जो होगा वो डेट का होगा। ठीक, अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन क्या होगा, आप इस चीज को समझिए। जो इक्विटी फंड होते हैं या हाइब्रिड फंड होते हैं, इसमें अगर आप 1 साल के बाद रिडम्पशन करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा, और 1 साल के पहले अगर आप रिडम्पशन करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। डेट फंड के लिए, डेट फंड जो है, डेट फंड के लिए जो लॉन्ग टर्म की कैलकुलेशन है वो 36 मंथ है, मतलब 3 इयर्स। मींस अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट 36 मंथ्स के बाद विड्रॉ करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा, और 36 मंथ्स के पहले अगर विड्रॉ करते हैं तो उसका गेन होगा वो शॉर्ट टर्म आएगा। तो ये एक टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। ठीक, अब एक चीज देखते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो मोड है, ठीक है, क्या क्या ट्रांजेक्शन मोड है, कैसे कैसे काम करता है, उस पॉइंट पे एक बार ध्यान देते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर आप एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे अगर कोई कहता है मुझे 1 लाख रुपए एसबीआई एसबीआई के ब्लू चिप फंड में डालना है, एक बार डालना है, मतलब 1 लाख रुपए अभी डाल दिया, बस उसके बाद नेक्स्ट मंथ से अभी नहीं डालना, फिर होगा तो डालूंगा। तो अगर हमको एक साथ एक मुश्त पैसे अगर इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उसको हम लमसम परचेज बोलते हैं। ठीक, एसआईपी क्या है? एसआईपी सेम, जैसे कुछ लोग समझते हैं एसआईपी अलग है म्यूचुअल फंड अलग है, नहीं। एसआईपी क्या है? इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मींस इसमें हम थोड़े थोड़े पैसे एक डिफरेंट टाइम इंटरवल पे या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के थ्रू नियमित हम उसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे। जैसे अगर हमने एक चूज कर लिया कि हमने 1000 रुपीज हमको एसबीआई ब्लू चिप फंड में ही एवरी मंथ 5th को इन्वेस्ट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपए आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक वो 5th को एसबीआई ब्लू चिप में इन्वेस्ट होता रहेगा। दैट मीन्स अगर हम अभी बात करें तो 5th मार्च को इन्वेस्टमेंट होगा, फिर अगले महीने 5th अप्रैल को, फिर 5th मई को। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती रहती है एक रेगुलर और एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के थ्रू, उनको हम एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। और अगर हम आज की बात करें तो एसआईपी हर घर में होनी चाहिए। ठीक है, आज के डेट में की एसआईपी की नीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आपको सेविंग्स चाहिए, फ्यूचर अपना ब्राइट चाहिए, तो सभी लोगों को एसआईपी करना चाहिए। वो किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, वो अपने रिस्क के हिसाब से ले सकते हैं। और आजकल जो एसआईपी स्टार्ट होते हैं वो 100 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, डिफरेंट स्कीम में है। आप अपने इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के हिसाब से 100 भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, 10 लाख भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो एटलीस्ट हर एक इंसान को आज के डेट में एसआईपी करनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं स्विच। देखिए स्विच क्या है। ठीक, अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एसबीआई लार्ज कैप में किया हुआ है, या आपने लार्ज कैप किया हुआ है इन्वेस्टमेंट, आपने लार्ज कैप में अपने फंड को इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब आपको लगता है कि मार्केट डाउन है और मुझे इस हायर रिटर्न चाहिए, अब मार्केट बहुत तेजी से बढ़नी चाहिए, तो हमको स्मॉल कैप में शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो वहां पर शायद रिटर्न आने के चांस ज्यादा है। तो उस कंडीशन में आप लार्ज कैप से स्विच कर सकते हैं स्मॉल कैप में। तो एक ये ऑप्शन होता है, ट्रांजैक्शन का ये ऑप्शन है स्विच का, जिसमें जो भी आपके फंड्स हैं वो लार्ज कैप से निकल करके वो फंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो इस ट्रांजैक्शन मोड को हम स्विच बोलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, स्विच हमेशा सेम एएमसी में होती है। सेम एएमसी का मतलब एसबीआई का अगर फंड है तो उसका स्विच एसबीआई में ही हो सकता है, या एचडीएफसी का है तो उसका इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी में ही हो सकता है। मींस एसबीआई लार्ज कैप है तो उसको आप एसबीआई स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
एसबीआई ब्लू चिप है, उसको एसबीआई मल्टी कैप में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एएमसी कभी भी स्विच, अगर आपको एसबीआई लार्ज कैप से एचडीएफसी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए स्विच ऑप्शन काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको पहले एसबीआई से फंड विड्रॉ करना होगा और वो फंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा, फिर आप उसको एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये स्विच हो गया। अब एक देखिए स्विच सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। देखिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या है, ये थोड़ा सा एसआईपी जैसा ही है। जैसे अगर मान लीजिए आपने एक लार्ज कैप फंड बनाया, ये मैंने बताया लार्ज कैप फंड बनाया और आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 10 लाख रुपए, ठीक, 10 लाख रुपए लगाया। अब इसको आपको स्विच करना है स्मॉल कैप फंड में, लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही साथ हम स्विच न करें, पूरा का पूरा 10 लाख रुपए एक साथ ही हम ट्रांसफर न करें, तो हम उसको फ्रैक्शन फ्रैक्शन में करना चाहते हैं कि 50,000 एवरी मंथ ट्रांसफर होता जाए, तो हम इसको बोलते हैं एसटीपी। तो हम क्या करेंगे, हम एसबीआई लार्ज कैप से एसबीआई स्मॉल कैप में एक एसटीपी लगा देंगे। कितने का? 50,000 का, 50,000 का एक एसटीपी लगा देंगे और एक पर्टिकुलर डेट डाल देंगे। तो अगर हमने मान लीजिए 10th को हमने एसटीपी लगा दिया, तो एवरी मंथ 10th को 50,000 रुपए लार्ज कैप फंड से निकल करके 50,000 रुपए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट होगा। तो 10 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, फिर 50,000 रुपए 10 मई को होगा। तो इस तरह से ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहेगी जब तक कि आपके लार्ज कैप में फंड्स है या जब तक आप एसटीपी स्टॉप नहीं करते हैं। तो ये आपका सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान हो गया। अब लास्ट है एक एसडब्ल्यूपी। देखिए एसडब्ल्यूपी क्या है, ठीक, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये भी एसआईपी जैसा ही है, ठीक है। एसआईपी में क्या होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं, और एसडब्ल्यूपी में क्या होता है, आप पैसे वापस लेते हैं। जैसे अब अगर मान लीजिए आपने, वही एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने 10 लाख रुपए लिया और 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गए आपके किसी फंड में, और आप चाहते हैं कि आपको एज ए पेंशन एवरी मंथ 10,000 रुपए आती रहे, आपको 10,000 रुपीज आपको एवरी मंथ चाहिए। तो आप इस 10 लाख में से आप एसडब्ल्यूपी ऑप्शन चूज कर लेंगे और एक डेट सेलेक्ट कर देंगे कि किस डेट को है। मान लीजिए आपने 15th डेट सेलेक्ट कर लिया, तो एवरी 15th को इस 10 लाख रुपए में से जो भी मार्केट वैल्यूएशन होगी उसके हिसाब से आपको 10,000 रुपए 15th को यहां से विड्रॉ होकर के आपके अकाउंट में आते रहेंगे। तो हम इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ठीक। और एक लास्ट है जो कि यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया, एक रिडीम। रिडीम बोलते हैं, एक ट्रांजैक्शन वर्ड है। जैसे ये लमसम है, आप लमसम एक साथ अगर आप पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको लमसम बोलते हैं। जैसे ये 10 लाख रुपए है, आप पूरा का पूरा 10 लाख रुपए एक साथ विड्रॉ करना चाहते हैं कि ये पूरा 10 लाख रुपए एक बार ही हमको वापस आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम रिडीम ऑप्शन चूज करेंगे, इसको हम रिडीम बोलते हैं, ठीक। तो ये सारा का सारा म्यूचुअल फंड की पूरी थियरी है, कैसे म्यूचुअल फंड वर्क करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब एक हल्का सा पॉइंट है जिसको मैं आपको बता दूं कि इसमें वर्क कौन करता है। एएमसी होता है, एएमसी का ही फंड मैनेजर होता है जो आपके सारे यूनिट्स का में प्रॉफिट लॉस ये सारी चीजें मेंटेन करता है। इनको रेगुलेट कौन करता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो इनको रेगुलेट जो करता है वो सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। जैसे आप जानते हैं सारे बैंकों को रेगुलेट आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही जितने भी एएमसीज हैं या जितने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सिक्योरिटीज हैं उनको जो रेगुलेट करता है वो सेबी करता है और वो इन्वेस्टर्स के हितों का ख्याल रखता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आज मैंने आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड पॉइंट्स को कवर किया। आने वाले वीडियो में मैं कुछ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एफएक्यू, जो जनरली लोगों की सोच होती है कि म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या हमेशा प्रॉफिट ही देता है, तो इन सब टॉपिक्स को आगे के वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करके रखें, क्योंकि हम टाइम टू टाइम आपके लिए एक अवेयरनेस वीडियो
शेयर करते रहेंगे और भरपूर प्रयास करेंगे कि आपका सहयोग होगा। और ये हमारी कंपनी की एक प्रोफाइल है, जो कि मैं एक बार एक्सप्लेन कर देना चाह रहा हूँ कि ईगल क्रस्ट एंड एसोसिएट्स के नाम पे हमारी फर्म है। और ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो, एसआईपी करना हो, डीमेट ट्रेडिंग से रिलेटेड अकाउंट ओपन करना हो, कारपोरेट एफडी, इंश्योरेंस, किसी भी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, तो वो एक बार हमसे जरूर कांटेक्ट करें और हम आपको अच्छी सलाह देंगे जिससे आपके फंड ग्रो हों। और एक डिस्क्लेमर, छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं बोल देता हूं, जो कि ऑलरेडी आप लोग सुनते ही होंगे कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। हाँ, म्यूचुअल फंड लॉन्ग रन में, अभी तक जो हिस्ट्री रही है इसकी, लॉन्ग रन में हमेशा प्रॉफिट दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।